जय हिंद, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस पावर्ड बाय ग्रोथ माउंट यूपीएससी। आई एम ध्रुव जानी। आज के इस सेशन का जो आधार लेख है वो दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ, आज के दिन पब्लिश हुआ लेख है जो कई सारे विषयों के साथ संबंधी है, यानी कि इट इज रिलेटेड टू मल्टी सब्जेक्ट्स ऑफ आवर एग्जामिनेशन। जैसे आप सबसे पहले कह लीजिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके बाद एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आप कह सकते हैं, उसके बाद इकोनॉमी या आप कह लीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और चौथा आप एक और सब्जेक्ट के साथ इस लेख को लिंक कर सकते हैं जो कि है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो इतने सारे विषयों के साथ जो है यह लेख संबंध रहता है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। लेख का टाइटल आप लोग देख रहे हैं, सनशाइन सेक्टर। मैं आपको सीधे ही बता दूं कि जो हमारा सोलर सेक्टर है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में पड़ता है, उसके बारे में पूरा लेख है। उसके बारे में जो भविष्य में क्या हमारी सरकारों की नीतियां होनी चाहिए, उसके बारे में यह पूरे लेख में जिक्र किया गया है। उसके साथ साथ वर्तमान परिस्थिति को भी देखा गया है लेख में कि दरअसल आज के समय जो सौर ऊर्जा के संदर्भ में जो परिस्थिति है वो दरअसल कैसी है भारत के परिप्रेक्ष्य में। 3 पहलू में पूरा लेख देखेंगे। पहले पहलू में हम लोग लेख का निष्कर्ष देखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जो लेख की महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखने का प्रयास करेंगे, और तीसरे चरण में हम लोग जो सामान्य अभ्यास के जो तत्व है जो हमने आपके लिए एक्सट्रैक्ट किए हैं, जो हमारी परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी भी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे प्रथम हम लोग फोटो देखते हैं यह पूरे लेख का जो आज के दिन प्रदर्शित हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में। सनशाइन सेक्टर बेनाम लेख है, इसका राइटर का नाम हमें मालूम नहीं है, और पूरा का पूरा जो लेख है यह सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है या उसकी वकालत करता है, यह कहना भी गलत नहीं है, या आप कह लीजिए रिन्यूएबल। हमें सबको मालूम होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, उसकी क्या महत्वता है आज के समय में, और आज के ऐसे क्लाइमेट चेंज वाले समय में बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। यह रिन्यूएबल एनर्जी का जो आइडिया है वो हमें बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आई होप कि आपको मालूम ही होगा, हम लोग उसमें अंदर नहीं उतरेंगे कि क्या होती है रिन्यूएबल एनर्जी, क्या होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, विच टाइप ऑफ हेड्स फॉल अंडर द रिन्यूएबल एनर्जी, वो आज बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग यह लेख की बातें देखेंगे थोड़ी महत्वपूर्ण। उसके बाद हमारे जो सरकारी नीतियां हैं या सरकार का जो कदम है इस क्षेत्र में, उसकी बात करेंगे, जो हमारे लिए मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नहीं मालूम है टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में, उसके बाइफर्केशन के बारे में, तो मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप वो पहले पढ़ लीजिए। वो पढ़ने के बाद यह पूरा सेशन जो है वो आप देखिए, तो आपको जो है फुलेस्ट सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। देखते हैं आगे, निष्कर्ष से शुरुआत करते हैं पूरे लेख की। सबसे पहले लेख में नवीनीकरण ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता व उपयोग के बारे में बात की गई है। कोई ऐसी एनर्जी जो हम लोग अगेन एंड अगेन उसको प्रोड्यूस कर सके, उसको उत्पादन कर सके, उसे रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। वाइल नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसे फिर से बनने में समय लगता है और वो समय काफी बड़ा होता है। तो एक बार नॉन रिन्यूएबल एनर्जी खत्म हो गई तो उसके बाद देयर इज नो स्कोप दैट इट विल बी जनरेटेड इन अ वेरी नियर फ्यूचर। बट रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें जो है अलग बात है, हम लोग फिर से उसको जो है अगेन एंड अगेन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी कैन जनरेट इट वेरी इजीली। देखते हैं आगे। नवीनीकरण ऊर्जा में भी ये लेख सौर ऊर्जा विशेष लेख है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में भी सोलर एनर्जी की बात विशेष रूप से यह लेख करता है, यह इस लेख में की गई है। नवीनीकरण ऊर्जा के संदर्भ में सरकार की क्या नीतियां हो सकती है उसके बारे में भी बात की गई है कि सरकारी नीतियां जो है उसके क्या जो है स्टेप्स होंगे, उसकी क्या पॉलिसीज होंगी, उसके क्या एक्शन प्लान होंगे इन रिलेशन टू सोलर एनर्जी सोर्सेस। अब लेख की थोड़ी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, जिसमें हमें कुछ अच्छी बातें जो है वो देखने को मिलेगी। सबसे प्रथम एक अच्छे समाचार के अनुसार सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI
के द्वारा जो बोलियां मंगाई गई थी, यानी कि जो बिड्स मंगाए गए थे, उसके दाम 2 रुपए प्रति यूनिट तय हुए हैं। 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली का दाम है, जो बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न हुई हो। पिछली कीमत जो थी वो थी 2.36 रुपये प्रति यूनिट। तो इस बार हमें जो है थोड़ी दामों में गिरावट दिखती है, जो एक हमारे लिए सकारात्मक समाचार साबित हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण व सक्षम पहलू है। देखिए, नवीनीकरण ऊर्जा कई सारी ऊर्जा है। जैसे आप नवीनीकरण ऊर्जा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोग इसे 4 या 5 हेड में इसे वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें विंड एनर्जी भी आ गई, जिसमें यह सोलर जो है यह मुख्य हम लोग उसको गिनते हैं, उसमें थर्मल एनर्जी भी आ गई, कई सारी एनर्जी आ गई जो बारंबार हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें से नंबर 1 जो है ताकत की दृष्टि से वो है सोलर। मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पहले ही संकेत दे दिए कि ऊर्जा उत्सर्जन में वो सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देंगे, कि जब एनर्जी प्रोडक्शन की बात आएगी या जो है एनर्जी क्रिएशन की बात आएगी, तो यह एनडीए की सरकार जो है मोदी के नेतृत्व में, उसने सबसे पहले ही अपनी पहली टर्म में ही साफ कर दिया था, यानी कि 2014 to 19 में ही, कि हम लोग सौर ऊर्जा के उत्पादन को हम लोग प्रायोरिटी जो है वो देना चाहेंगे, प्राथमिकता उसको देंगे और दे भी रहे हैं। एक निर्धारित उद्देश्य के मुताबिक वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रस्थापित करनी है। हमें 100 गीगावाट ऊर्जा सौर ऊर्जा के माध्यम से हमें उसको उत्सर्जन करना है, इसको बनाना है, और 100 गीगावाट तक की इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है सौर ऊर्जा की, सौर ऊर्जा उत्पादन की, वहां तक हमें 2022 तक पहुंचना है। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, या आप कह लीजिए गोल है, या आप कह लीजिए एम है, जिस तक पहुंचने के लिए सरकार जो है वह कटिबद्ध है और उस क्षेत्र में अपना काम जो है वो आगे बढ़ा रही है। देखते हैं आगे लेख में सरकार को सूचित किया गया है कि वे ऐसी नीतियों पर बल दे जो नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दे। लेख में ऐसा भी कहा गया है, ऐसी अनुशंसाएं सरकार को दी गई है, ऐसी सूचनाएं दी गई है कि आप ऐसी नीतियों को बढ़ावा दे, ऐसी नीतियों को प्रमोट करे, प्रोपोगेट करे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती हो, नहीं कि हमारे कन्वेंशनल सोर्स को, जो हमारे पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा के, जिसमें फॉसिल फ्यूल जो है वह मेन है, उसको अब हमें साइडलाइन करना है और हमें इस नए सोर्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि यह जो एनर्जी है यह ग्रीन एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी बनने में पीछे कोई फुटप्रिंट जो है, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो 0 होती है। मगर अगर हम फॉसिल फ्यूल के मामले में देख ले या कोयले के मामले में देख ले, तो पीछे कार्बन जो फुटप्रिंट है वो बहुत ही बड़ी होती है एनर्जी कंजप्शन के तुलना में, और यहाँ इट इज 0। तो आज के समय रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और दुनिया के किसी भी देश की सरकार के लिए यह जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो आज के समय एक रामबाण जो है वह सिद्ध हो सकते हैं। देखते हैं आगे, अंतरराज्यीय बिजली संचारण के शुल्क को खत्म करना, यानी कि इंटरस्टेट। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, पूरे इंडिया में जो सोलर रिसोर्स है वो बहुत ही अच्छे प्रमाण में मिलते हैं, मगर उसमें भी गुजरात जो है, राजस्थान जो है, वे उस क्रम में आगे है। तो अगर गुजरात में सौर ऊर्जा से उत्सर्जित हुई जो बिजली है, अगर उसको बेचना है किसी और राज्य में, जिस राज्य को जरूर है, तो यह ट्रेडिंग में जो इसका जो शुल्क लगता है, इसकी जो चार्ज लगते हैं, वे खत्म कर देने चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जो है वे प्रोत्साहित हो दूसरे राज्य के पास से सौर ऊर्जा से जो उत्सर्जित बिजली है उसको खरीदने में। तो दिस इज द थिंग टू बी डन। देश में अलग अलग जगह सोलर पार्क्स को स्थापित करना, यह भी एक बहुत बड़ी बात है, और भारत, हमें मालूम है कि वस्ती की दृष्टि से तो बड़ा है ही, मगर विस्तार की दृष्टि से भी हम लोग अच्छे बड़े हैं। तो हम लोग सोलर पार्क जो है वो भी एकदम खुली जगह पर, या आप कह लीजिए एकदम एलिवेटेड जो जगह होती है उसके ऊपर हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। पूरे अर्थतंत्र का रूपांतरण करना, फॉसिल फ्यूल आधारित से नवीनीकरण ऊर्जा आधारित बनाना,
Yes, it is all about transforming the entire economy from fossil fuel economy to renewable economy. ये एक आज के समय की मांग है। उसके बाद वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा की मांग का फायदा चीन ने भरपूर उठाया। चीन तो हर जगह पहुंच ही जाता है, चाहे वो हथियार की बात हो, या चाहे वो राशन की बात हो, या चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, या चाहे वो एनर्जी की बात हो। चीन हमेशा सब जगह पहुंच जाता है। चीन सोलर सेल्स का बड़ा निर्यातकार है, एक्सपोर्टर, एंड गेनिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाय एक्सपोर्टिंग सोलर सेल्स टू एंटायर वर्ल्ड। पिछले 4 सालों में जो भारत ने सोलर सेल्स आयात की है, उसमें 75 से 90% मूल्य की आयात अकेले चीन से की गई है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है, और आज के समय यह जो हमने आयात जो है वह संपूर्ण रूप से रोक दी है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि देयर इज अ टेंशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया एट LAC। वार कैन एस्केलेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो कि कुछ ऐसे व्यू रचनात्मक मुद्दों की वजह से हमने यह जो आयात है उसके ऊपर रोक लगा दी है, उसको जीरो कर दिया है। वरना पिछले सालों में हमने जो सोलर सेल्स लिए, हमारे जो सोलर पार्क्स बनाए, वे सब चाइना से ही आया था, और इससे चाइना को भी जो है बिलियंस ऑफ रुपीस का फायदा हुआ है। यह बात भी उतनी ही वास्तविक है। देखते हैं आगे, इस नए ऊर्जा स्रोत के फायदे के साथ कुछ चुनौतियां भी मौजूद है। देखिए, फायदे भी है, सामने कुछ चुनौतियां भी है। सबसे प्रथम, राज्य सरकार व डिस्कॉम कंपनियों की जो वित्तीय परिस्थिति है वो नाजुक है, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज ऑफ डिस्कॉम्स इज अ वेरी क्रिटिकल। या आप कह लीजिए बहुत ही दुर्दशा हम लोग कह सकते हैं। एक खतरा यह भी है कि सरकार व डिस्कॉम अपने वादे से मुकर भी सकते हैं। यस, पहले की जो डील्स हुई हो उससे ये लोग मुकर भी सकते हैं। अगर फायदा कहीं और दिख जाए तो ये लोग तो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ साइट किया गया है, इस लेखक के द्वारा ही साइट किया गया है। यहाँ मेरा कोई इसमें संशोधन नहीं है। देखिए, लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश की नई चयनित सरकार पीछे हट गई। पिछले वर्ष जो नई सरकार आई थी आंध्र प्रदेश में, वो पीछे हट गई उन वादों से जो वादे अगली सरकार ने किए थे। इसके पहली वाली राज्य सरकार ने किए थे, उससे नई सरकार जो है वह हट गई। तो इन सारी सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी ये भी थोड़ी महत्वपूर्ण है, ये भी होनी चाहिए, तभी तो हम लोग इस क्षेत्र में सफलता जो है वह हासिल कर सकते हैं। देखिए, यहां तक जो हमने बात की वो लेख की थी। अब हम लोग थोड़ा इसका संशोधित जो भाग है उसके ऊपर प्रकाश करते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उसमें सबसे प्रथम जो व्यू है हमारा, वो देखते हैं भारत में सौर ऊर्जा, कि भारत और सौर ऊर्जा का क्या संबंध है। देखते हैं, 30 जून 2020 तक 35.12 गीगावाट की स्थापित क्षमता है, जो हमें 2022 तक 100 गीगावाट करनी है। स्थापित क्षमता ही करनी है ना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ही करनी है हमें, जो अब तक हमारे पास 35.12 है, यानी कि 1/3 है। शुरुआत में भारतीय सरकार का उद्देश्य 20 गीगावाट कैपेसिटी वर्ष 2020, यही वर्ष है, ये वर्ष 2022 है, लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, तक हासिल करना था, जो 4 वर्ष पूर्व हासिल हो गया। इसीलिए हमने हमारा जो टारगेट था उसको एनहेंस किया, उसको बढ़ाया, ताकि क्योंकि हमको लगने लगा कि हम लोग अपने निर्धारित गोल तक, अपने निर्धारित टारगेट तक हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसी की वजह से हमने एकदम जो है एक साथ से एकदम 100 कर दिया, 100 गीगावाट कर दिया। अब वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, मगर इफ वी आर नियर टू दैट माइलस्टोन देन ऑल्सो इट इज इनफ। अगर हम लोग 100 तक नहीं पहुंचे और समझ लो 85-90 तक, 80-85-90 तक पहुंचे, तो भी यह जो विकास है इस क्षेत्र में वो मोर देन इनफ है। कुल 42 सोलर पार्क्स का निर्माण किया गया है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। 42 सोलर पार्क्स का निर्माण किया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। इस दशक में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 233 गुना बढ़ोतरी हुई है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में बढ़ोतरी हुई है, मल्टीप्लिकेशन में इसका इजाफा हुआ है। और अगर हम मेगावाट के संदर्भ में देखें तो
जो इस दशक के शुरुआत में 161 मेगावाट था, वो आज 37,627 मेगावाट तक पहुंच गया है, विच इज अ ह्यूज क्लाइंब, हम लोग कह सकते हैं बहुत ही ऊंची छलांग है हमारी। इसके बाद रूफटॉप सोलर पावर का हिस्सा इसमें 2.1 गीगावाट का है। आज के समय हम लोग देखते हैं अर्बन जो सिटीज है उसके कमर्शियल बिल्डिंग्स और उसके रेसिडेंट के ऊपर, और आज के समय तो रूरल एरियाज में भी दिखने लगे हैं, तो उसके ऊपर जो रूफटॉप होता है जो कि ग्रिड कनेक्टेड होता है, आपके रूफटॉप के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सीधी ग्रिड में कनेक्ट हो जाती है, तो उसे ग्रिड कनेक्टेड हम कहते हैं या उसे कहा जाता है। तो इसकी जो हिस्सेदारी है वो 2.1 गीगावाट है। देखते हैं आगे, भारत ऑफ ग्रिड या ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला है। हम लोग दोनों में कोशिश कर रहे हैं और दोनों को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ग्रिड कनेक्टेड तो हम लोग समझ गए कि जो पावर प्रोड्यूस हुआ है वो पावर ग्रिड में चला जाएगा और ग्रिड में से सबको अलग अलग जगहों पर उसको सप्लाई कर सकते हैं। मगर ऑफ ग्रिड जो है ये थोड़ा महत्वपूर्ण है और ग्रामीण इलाकों के लिए थोड़ा ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है 24 आवर इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया वो आज के समय भी एक प्रकार का सपना ही है। अगर हम दुर्गम जगहों की बात करें, दुर्गम गांवों की बात करें तो ऐसे मामले में ऑफ ग्रिड जो है वो एक लोकल इलेक्ट्रिसिटी बूथ के तौर पर काम कर सकता है। अगर पूरे गांव को यूनिट रखे, पूरे एक आप कहेंगे कि एक खेत को यूनिट रखे, एक कुटुंब को यूनिट रखे, तो वो गांव विशेष, कुटुंब विशेष या खेत विशेष बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। उसको जीबी के इलेक्ट्रिक कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट एनी टाइप ऑफ कनेक्शन ही कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी। पूरे दिन तक वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और फिर उसके बाद उसको यूज करेगा। ही कैन डू इट। देखते हैं आगे, वर्ष 2015 में ग्रामीण जरूरियत की आपूर्ति के लिए, देखिए हमारे पास कुछ रिसर्च है, कुछ आंकड़े हैं जो आपके सामने रखे हैं ताकि हमारी जो समझ है वो क्लियर हो और सरकार की जो कार्य शैली है वो भी थोड़ी क्लियर हो। देखते हैं, सबसे पहले सोलर होम लाइटनिंग सिस्टम। देखिए घर की जो बिजली है अब सोलर से चलेगी, नो मोर जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। 1,18,700 यूनिट्स वर इंस्टॉल्ड इन एंटायर इंडिया। उसके बाद 46,655 सोलर स्ट्रीट लाइटिंग की गई और 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख कुकर, सोलर कुकर की बात यहां हो रही है, बांटे गए पूरे भारत में। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इन सारी चीजों से सबसे प्रथम तो कितना कोयला कम दहन हुआ होगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिसिटी है वो तो ग्रीन है, इसके लिए हमें कोयले की जरूरत नहीं है। दूसरा, कुकर की बात यहां आई तो कितने जो एलपीजी सिलेंडर्स है वे बचे होंगे। ठीक है, तो ये सब अपने आप में ही एक थोड़ी महत्वपूर्ण बात है। और मैं एक बात आपको वो भी बता दूं कि ये जो आंकड़ा हम लोग देख रहे हैं, जो सरकार के द्वारा यह कदम लिया गया है, यह आंकड़े दरअसल नेशनल प्रोग्राम के तहत सरकार के द्वारा, नेशनल प्रोग्राम यह राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सरकार ने पूरे रूरल इंडिया में जितना हो सके उतना सोलर इंस्टॉलेशन का जो है काम किया है और आगे भी करती रहेंगी निरंतर। देखते हैं, इंटरनेशनल सोलर एलियंस यानी कि ISA भारत के द्वारा प्रस्थापित हुआ था, यानी कि भारत जो था वो फाउंडिंग मेंबर है और आइडिया जो था वो भी भारत का ही था। भारत ने दिया हुआ सूत्र, ये हमने एक सूत्र दिया है जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, एक ही सूर्य, एक ही विश्व और एक ही ग्रिड। सबके जो पावर है वो यहां ही जाएंगे और यहां से पूरे विश्व में उसको फिर से बांटा जाएगा। देखते हैं आगे। देखिए, अब यहां तक हमने सौर ऊर्जा और इंडिया का पहलू देखा, सोलर एनर्जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया की बात की। अब हम लोग सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो भारतीय सरकार या अन्य कोई प्रशासन के द्वारा जो कोई भी कदम लिए गए हैं उस कदम की बात करेंगे। देखते हैं, सर्वप्रथम वर्ष 2010 में नेशनल सोलर मिशन फेज 1 को शुरू किया गया। फेज 1 वाज स्टार्टेड, इनिशिएटेड। उद्देश्य 20,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड
करना वर्ष 2022 तक। तो ये इसका प्राथमिक उद्देश्य रखा गया। कई राज्य सरकारों ने भी अपनी अपनी सौर ऊर्जा की नीति जो है वह प्रदर्शित कर दी और उसको अपनाना भी शुरू कर दिया है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि राज्य जो है वे भी अब अवेयर हो गए, वे भी अब अलर्ट हो गए और वे भी ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद नेशनल सोलर मिशन का फेज 2 की अगर हम बात करें तो नीचे दी गई जो यह सारी चीजें हैं, यह सारी चीजों का समावेशन होता है, जिसमें सोलर पार्क स्कीम है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट या अंडरटेकिंग स्कीम है, डिफेंस स्कीम है और कैनाल बैंक, कैनाल टॉप स्कीम है। प्रत्येक स्कीम से सरकार जो है उसकी एक ही कोशिश है कि कैसे सोलर एनर्जी जो है उसको ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सके, उसको ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न कर सके। वो ही एक यह सब स्कीम की साम्यता है। देखिए, अब हमारे पास जो फोटोग्राफ है, 2-3 फोटोग्राफ हमारे पास यहाँ मौजूद है। यह सबसे पहले यह जो फोटोग्राफ है यह सोलर रिसोर्स मैप है कि हमारे पूरे क्षेत्र में कितना सोलर जो है वह आता है। देखते हैं, देखिए आपको वेरिएशन दिखाई देगा। अगर आप ईस्ट से वेस्ट तक जाओगे तो आपको कलर में डार्कनेस जो है वह दिखाई देगी। हियर इट विल बी लाइट, एज यू मूव ऑन टुवर्ड्स वेस्ट इट विल बिकम डार्कर, मोर डार्कर। और अगर आप मध्य एशिया तक चले जाए तो इट विल बी वेरी वेरी डार्कर। देखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गुजरात जो है उसे सबसे ज्यादा, गुजरात को सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा मिलती है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है पूरे राज्य में, क्योंकि हम लोग पश्चिमतम है और जैसे ही हम लोग पश्चिमतम जाएंगे तो सौर ऊर्जा का जो प्रकोप है सूर्य का वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए प्रोपोर्शनली गुजरात जो है उसको सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी जो है वह प्राप्त होती है। देखिए साउथ में भी देखिए, मध्य का कलर जो है वो थोड़ा लाइट है। जैसे ही आप लोग साउथ में जाएंगे तो ये जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, क्योंकि यह हीट प्रोन जोन है, यह गर्म क्षेत्र है। तो इसीलिए यहाँ सोलर जो है, सोलर एनर्जी वो ज्यादा रहेगी। इसी तरह राजस्थान भी डार्क है, गुजरात से कुछ कम नहीं है। और हमें मालूम है राजस्थान की गर्मी कैसी होती है, पूरा का पूरा रण प्रदेश है, बहुत ही गर्मी होती है। तो टेम्परेचर एक्चुअली रीचेस टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो दिस इज द सोलर रिसोर्स मैप। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सोलर कितनी आपके एरिया में आती है, सोलर एनर्जी, वो मापने के लिए इसका जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है, कि 1 मीटर क्यूब एरिया में कितनी गर्मी जो है वो आती है, और उसे टेरावाट आर के यूनिट से मापा जाता है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, TWH, टेरावाट आवर्स पर मीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सोलर इन एनी रीजन। हमारी जो गुजरात की बात करें तो गुजरात कुछ यहां पर बसता है, इतनी सोलर एनर्जी हमें मिलती है। और अगर इंडिया के एवरेज की बात करें तो एवरेज हमारी रहेगी 5.1 और 2, ये हमारी एवरेज है। देखते हैं आगे। देखिए यहाँ एक हमारे पास दूसरा मैप है जिसमें शेयर ऑफ प्राइमरी एनर्जी फ्रॉम सोलर कहा गया है, यानी कि सूर्य से प्राथमिक एनर्जी जो है, प्राथमिक ऊर्जा है, उसका हिस्सा कितना है वो बात यहाँ की गई है। देखिए डार्कर द कलर मोर द कंट्रीब्यूशन, तो अच्छी बात, डार्क कलर यहाँ होना अच्छी बात है। उस देश में सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन प्राइमरी एनर्जी नीड्स में बहुत ही ज्यादा होगा, ये एक सकारात्मक बात है। एंड लाइटर द कलर लेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोलर इन द प्राइमरी एनर्जी, तो ये एक थोड़ी बुरी बात है, खराब बात है। इसमें इंडिया का प्रदर्शन जो है वो अच्छा है, गुड। येट वी हैव टू इंप्रूव, और हमें चाइना के जैसा हमारा कलर जो है वो बनाना है। चाइना में प्रचुर मात्रा में सोलर एनर्जी यूज होती है, जैसे हमने आगे देखा कि चाइना इज एक्चुअली चीफ एक्सपोर्टर ऑफ सोलर पैनल्स, या आप कह लीजिए सोलर सेल्स। तो अपने देश में तो वो सोलर से ही पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो चला सकता है, या इनफैक्ट चला ही रहा है, कुछ प्रतिशत तो चला ही रहा है, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। तो भारत को भी धीरे धीरे अपने प्राइमरी एनर्जी सोर्स में सोलर को स्थान देना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि
एक कुछ ऐसा जो है एक रिसर्च है कि जो 1 घंटे में जो हीट रेडिएशन आती है सन में से, अगर उसको व्यवस्थित रूप से ट्रैप किया जाए, उसको कन्वर्ट किया जाए, तो वो पूरे साल की बिजली होगी पूरे विश्व के लिए। तो दिस इज द पावर ऑफ सन, और हम लोग उसी को अब एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक बाजू हमारे क्लाइमेट इश्यूज आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, दूसरी बाजू पॉल्यूशन हो रहा है, और तीसरी बाजू हमारे जो ट्रेडिशनल रिसोर्स है वे खत्म हो रहे हैं। तो अब हम लोग, हमारी आंखें खुली और अब हम लोग इस ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मगर हमारी भूल हो गई जब हमने यह फॉसिल फ्यूल्स जब शोधा, वही पर्टिकुलर टाइम था, वही अच्छा सच्चा टाइम था कि हम लोग इस बाजू ना घूमकर तब के सोलर एनर्जी के बाजू घूम गए होते। देखते हैं आगे। देखिए एक और मैप है हमारे पास जिसमें एनुअल चेंज इन सोलर एनर्जी जनरेशन लिखा गया है, और इसमें भी यह एशिया का मैप हमें दिखाई देता है, और इसमें भी डार्कर जो है देश, उनका प्रदर्शन अच्छा है, उनका देखाव अच्छा है, और जैसे लाइट होते जाते हैं वैसे प्रदर्शन जो है वह थोड़ा कम होता जाता है। तो यहाँ भी हमें चाइना को ही कॉम्पीट करना है, और भविष्य में हमें चाइना की तरफ, इसमें भी हमें डार्क जो है वह बनना है, और वर्ष प्रति वर्ष हमारे सोलर जनरेशन में, सोलर एनर्जी जनरेशन में हमें अनेक गुना इजाफा जो है वह करना है। ठीक है, तो यह पूरा लेख था। आज के लेख में हमने कई सारी बातें की। पहले तो हमने सब जो विषय थे वह देखे कि कितने विषयों की सूची के साथ यह लेख संबंधित है। उसके बाद लेख की महत्वपूर्ण बातें देखी, लेख का निष्कर्ष भी देखा, और उसमें से जो सामान्य अभ्यास के तत्व जो है जो हम एक्सट्रैक्ट कर सके उसकी भी चर्चा की, जिसमें हमने सोलर एनर्जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया देखा, इंडियन गवर्नमेंट्स स्ट्रेटेजी फॉर सोलर एनर्जी उसकी भी चर्चा की, और उसके बाद हमने थोड़े इन्फॉर्मेटिक्स भी देखे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले विषय के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।